गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, हम 4th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारी करीब 4 क्लासें हो चुकी है। अगर हम बात करें टॉपिक्स की, हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उनके बारे में अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक था हमारा ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये हम क्लियर कर चुके थे। इसके बाद जो टॉपिक था हमारा वो बायो-सावर्ट लॉ, ये टॉपिक हम क्लियर कर चुके थे। लास्ट जो वीडियो था वो बायो-सावर्ट लॉ से था, जिसके अंदर हमने एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी किया था। उसके अलावा हमने इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में भी बात की थी। अब देखिएगा, आज हम नया जो टॉपिक है, अगर हम उसकी बात करें तो दैट इज रूल्स ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी जो टॉपिक है दैट इज रूल्स फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ ए, इधर लिख देता हूं मैं, ऑफ ए मैग्नेटिक। यानी किसी भी कंडक्टर में, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो या वो सर्कुलर लूप हो या फिर वो किसी भी प्लेन के ऊपर अगर हम बात करें, तो इन केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूमेरिकल्स के अंदर पूछा जाता है, डायरेक्शन भी पूछ ली जाती है। तो देखिएगा, रूल्स फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल। देखिएगा, राइट हैंड थंब रूल, इसके बारे में आपने 10th क्लास में थोड़ा पढ़ा होगा, याद हो तो, कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। ये जो थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल, ये कहां पर यूज होता है? फॉर स्ट्रेट वायर। एक तो हम स्ट्रेट वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी का एक सब पार्ट है जिसके द्वारा हम सर्कुलर लूप द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी राइट हैंड थंब रूल के द्वारा हम दो कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो किसके लिए? हम स्ट्रेट वायर के लिए, दूसरा सर्कुलर लूप के लिए। तो देखिएगा, पहला हम स्ट्रेट वायर के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर के लिए क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? पहले मैं इसकी वर्डिंग लिख देता हूं, फिर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल क्या कहता है? इफ thumb of our right hand represent direction of current in any conductor, then direction of a curve of fingers will represent
डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका स्टेटमेंट है। इफ डायरेक्शन ऑफ ए थंब ऑफ आवर राइट हैंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन कर्व ऑफ फिंगर विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मीन्स क्या हुआ, देखिएगा कि जैसे आपके पास कोई कंडक्टर वायर है, मान लेते हैं कि एक वायर है, ये कोई स्ट्रेट वायर है, हम पहले किसके लिए बात कर रहे हैं, स्ट्रेट वायर के लिए। ये कोई स्ट्रेट वायर है और इसके अंदर जो करंट है वो B to A फ्लो हो रहा है, यानी डाउन टू टॉप डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब इस वायर के अलोंग बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है या ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो और हम बायो-सावर्ट लॉ से उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस दिशा में होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो किसी भी स्ट्रेट वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो हम किससे लिखेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जो राइट हैंड है हमारा, अगर इसका जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन को डिनोट करता है, यानी हमारा जो थंब है उसको अगर हम उस वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन में सेट कर दें, यानी जिधर करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर थंब भी इंडिकेट करता है, तो जो फिंगर्स की कर्व है, यानी जो फिंगर्स का घुमाव है, कर्व्स ऑफ फिंगर, जो फिंगर की कर्व है वो किसको डिनोट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब देखिएगा यहाँ पर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जैसे इस स्ट्रेट वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम थंब को कैसे रखेंगे, इस तरह से, जैसे कि आपने ये वायर है इसको इस तरह से होल्ड किया आपने कि थंब है वो किस डायरेक्शन में हो गया, करंट की डायरेक्शन में। तो जो फिंगर्स की कर्व्स हैं, जो फिंगर की कर्व यानी घुमाव है वो किसको डिनोट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, यानी इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस दिशा में होगा, इस तरह से होगा। क्योंकि अगर ये वायर इस तरह से, तो अगर हम इसको इस तरह से कर्व करेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगा, इस तरह से होगा। तो ये क्या होता है बच्चों, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर होगा कि इफ थंब ऑफ आवर राइट हैंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जो थंब है कौन सा, राइट हैंड का, अगर वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किस डायरेक्शन को, जैसे ये एक स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर करंट है, यहाँ बॉटम से टॉप की ओर जा रहा है, तो अगर हम इसको इस तरह से ग्रिप करें, इस वायर को हमारे राइट हैंड से इस तरह ग्रिप करें कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रहे, तो उस टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो फिंगर की कर्व्स है या फिंगर की रोटेशन है वो किसको डिनोट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को। अब देखिएगा अगर ये वायर इस तरह से रख दिया हमने, यानी करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो उस केस में हम राइट हैंड कैसे यूज करेंगे, जो थंब है उसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, यानी इस तरह से जो फिंगर की कर्व्स है वो किस तरह से होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसी के अंदर एक दूसरा और होता है, ये तो स्ट्रेट वायर के लिए होता है। किसके लिए, स्ट्रेट वायर के लिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करें कि ये स्ट्रेट वायर है, अगर इधर करंट फ्लो हो रहा है तो जैसे आपका जो थंब है, मान लेते ये थंब है हैंड का, वो किस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में है, तो जो फिंगर्स हैं तो
फिंगर्स की जो रोटेशन है वो किसको डिनोट करेगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर? यानी हमने क्या किया है, इस वायर को इस तरह से होल्ड किया है, तो ये जो फिंगर की कर्व है ये किसको डिनोट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा? इस तरह से होगा, बाहर से ऐसे और अंदर से ऐसे। क्लियर? अब देखिएगा, इसी के अंदर हम सेकंड बात करते हैं सर्कुलर लूप के लिए। अगर हम इसको, चलो मैं सेकंड बोल देता हूं, राइट हैंड पाम रूल, यानी जो राइट हैंड का जो हथेली होती है उसका नियम। ये बच्चों किसके लिए डिनोट करता है? ये सर्कुलर लूप के लिए। राइट हैंड थंब रूल तो किसको काम आता है? स्ट्रेट वायर के लिए। लेकिन राइट हैंड पाम रूल है वो किसके लिए काम आता है? सर्कुलर लूप के लिए। तो इसके लिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, if direction of current in a circular loop represented by curve of finger, then direction of thumb will represent direction of magnetic field। देखिएगा राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी वायर के अंदर, कुछ सर्कुलर वायर है उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करें। जैसे ये एक सर्कुलर मान लेते वायर है आपके पास, एक सर्कुलर वायर है, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना, इस सरफेस पे कैसे रखा हुआ है? इस तरह से। तो देखिएगा, अगर हम जो फिंगर्स हैं उनको इस तरह से सेट करें कि जैसे ये जो सर्कुलर लूप है इसके अंदर करंट है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है। क्लियर बच्चों? अगर हम फिंगर्स को इस तरह से सेट करें कि जो फिंगर्स की कर्ल है, यानी फिंगर्स की रोटेशन है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी फिंगर्स की जो रोटेशन अगर वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो जो थंब है वो किसको डिनोट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। यानी राइट हैंड थंब रूल से जस्ट अपोजिट होता है कौन सा? पाम रूल। राइट हैंड थंब रूल के अंदर क्या होता है? थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होता है, उस टाइम फिंगर्स की जो कर्ल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। लेकिन पाम रूल के अंदर क्या होता है कि जो फिंगर्स का रोटेशन है वो करंट की डायरेक्शन में होता है, तो थंब की डायरेक्शन किसको डिनोट करती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है। क्लियर? तो ये दो रूल हो गए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम थर्ड लूप की बात करें, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं? क्लॉक रूल। क्लॉक रूल क्या होता है बच्चों कि देखिएगा, ये भी किसके लिए काम आता है? सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रूल है। यानी क्लॉक रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई लूप है इस तरह से, मैं इधर लेता हूं, यहाँ पे एक क्लॉक सर्कुलर लूप है, दूसरी भी सर्कुलर लूप है। एक के अंदर हम करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज लेते हैं, मान लेते हैं इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे है? क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन कैसे है? क्लॉकवाइज है। और इसके अंदर हम मान लेते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? यानी
ये जो डिस्क है या ये जो सर्कुलर लूप है, इसका जो ये फेस है, फ्रंट फेस है, जैसे कि अगर हम किसी की बात करें तो देखिएगा ये इस तरह से रखी हुई है। अगर एक बार तो करंट है इसके अंदर क्लॉकवाइज फ्लो करते हैं, तो ये जो फेस है वो किस तरह से बिहेव करेगा, यानी कौन से पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर इसी के अंदर हम करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर देते हैं इस तरह से, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि सर्कुलर लूप के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ इट फर्स्ट current is flowing as clockwise in any phase of circular loop, then that phase behave like a साउथ पोल। देखिएगा क्या लिखा है हमने कि इफ करंट इज फ्लोइंग एज क्लॉकवाइज, यानी अगर उस सर्कुलर लूप के अंदर करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो वो लूप है उसका वो फेस किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए साउथ पोल। देखो इसको कैसे याद रखिएगा, ये इसके अंदर जो करंट है वो कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल। यानी एस के लिए हम ऐसे लगा सकते हैं इस तरह से, यानी अगर करंट है इस तरह से फ्लो हो रहा है, यानी हमने एस को एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये याद करने के लिए कि अगर हमने एरो लगाया इसका मींस क्या हो गया, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। अगर हम सेकंड में इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देन इट बिहेव एज नॉर्थ पोल। अगर उस सर्कुलर लूप के अंदर करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए नॉर्थ पोल। क्लियर। तो हम नॉर्थ के लिए कैसे लिखते हैं इसको, इस तरह से डायरेक्शन आप याद रखिएगा। तो देखिएगा एस कब करेगा, यानी कोई भी सर्कुलर लूप का जो फेस है वो साउथ पोल की तरह बिहेव कब करेगा, जब उसके अंदर डायरेक्शन कैसी हो, क्लॉकवाइज हो, वो कैसे बिहेव करेगा, एज साउथ पोल। अगर सर्कुलर लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए नॉर्थ पोल। क्लियर। तो ये क्या हो गया, किसी भी पोल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर। लास्ट हम देखते हैं कि लास्ट इज मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। देखिए बच्चों, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल क्या कहता है। देखिए कॉर्कस्क्रू क्या होता है, इस तरह का स्क्रू होता है, आपने देखा होगा कि जिसकी जो टिप है नीचे से न्यूक्लियर होती है और यहाँ पर हेलिक्स होते हैं, उसके अंदर क्या होती है, चूड़ियां होती हैं, जिनको हम पेचकस के द्वारा, ठीक है ना, स्क्रू ड्राइवर के द्वारा क्या करते हैं, टाइट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्कस्क्रू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हल्का सा कटा हुआ होता है, तो इसको हम इस तरह से टाइट करते हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल क्या कहता है, ये किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। इसके अकॉर्डिंग
अगर किसी भी कॉर्क स्क्रू को आप टाइट करते हैं, ठीक है ना, आप उसको घुमाते हैं, अब आप उसको क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी भी स्क्रू को यानी कॉर्क स्क्रू को जब आप घुमाते हैं, अगर उसकी जो टिप है, ये टिप ये किसकी डायरेक्शन को डिनोट करे, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को डिनोट करती है, तो जो उसको रोटेशन करने की मेथड है, यानी उस कॉर्क स्क्रू को रोटेशन करने की डायरेक्शन है, वो किसको डिनोट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। वापस से देखिएगा कि जैसे आपके पास ये कॉर्क स्क्रू है, ठीक है, आप इसको किसी भी सरफेस के अंदर ऐसे टाइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाइट, तो टाइट करेंगे तो वो क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा उस सरफेस के अंदर। यानी अगर किसी भी कॉर्क स्क्रू की टिप है, यानी उसका आगे बढ़ने की डायरेक्शन है, अगर वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो उसको रोटेट करने की डायरेक्शन है वो किसको डिनोट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। अगर आप इसको उल्टा घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ निकलेगा, यानी इसकी टिप है वो ऊपर की ओर जा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी, यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड है, तो इसको हम कैसे घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, वो किसको डिनोट करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है। तो बच्चों ये रूल है, आपको याद रखने हैं कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा आपको एक दो चीज और याद रखनी है। देखिएगा, अगर किसी भी सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड यानी इफ डायरेक्शन of magnetic field at any surface is inward, यानी जैसे ये कोई सरफेस है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, यानी इनवर्ड डायरेक्शन में है, देन इट रिप्रेजेंट बाय क्रॉस, यानी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस तरह से क्रॉस से डिनोट करते हैं। एक सर्किल लगा के उसके अंदर क्या रखेंगे, हम क्रॉस रखेंगे, ठीक है। सेकंड नोट क्या है, इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड फ्रॉम एनी प्लेन या एनी सरफेस, ठीक है, देन इट रिप्रेजेंट बाय डॉट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डॉट से, इस तरह से एक सर्किल लगा के उसके अंदर डॉट। देखिएगा, मैं इसको थोड़ा समझाता हूं आपको कि ये कोई सरफेस है, ठीक है ना, ये एक स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर करंट इस तरह से जा रहा है, क्लियर। अब देखिएगा कि राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, तो देखिए इस वाली सरफेस से इस वाले, अगर हम इसको लेफ्ट पार्ट बोले और इसको राइट पार्ट बोलते हैं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, यानी इस तरह से होगा, यहां से आउटवर्ड और यहां से क्या होगा, इनवर्ड। तो किसी भी सरफेस पर या किसी भी प्लेन के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होता है, तो हम उसको डॉट से डिनोट करते हैं, इस तरह से, यानी इधर का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा, इस तरह से हम उसको डिनोट करेंगे। अगर अंदर की ओर है तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, क्रॉस से। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं पर इस तरह से डॉट या क्रॉस मिले, अगर डॉट है तो इसका मीन्स क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस से आउटवर्ड है, यानी बाहर की ओर निकल रहा है। अगर क्रॉस है तो इसका मीन्स है मैग्नेटिक फील्ड है सरफेस के अंदर की ओर जा रहा है, क्लियर। तो डॉट और क्रॉस इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने कुछ ग्रुप के अंदर बायो सावर्ट लॉ से कुछ न्यूमेरिकल भी पोस्ट किए हैं, उससे पहले एक दो एक्सरसाइज भी है, आपको खुद करना है। अगर किसी में डाउट है तो आप पोस्ट करके पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।